स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तमिल की एक ऐसी वेब सीरीज को जिसे साउथ सिनेमा की नंबर 1 वेब सीरीज माना जाता है। सस्पेंस और थ्रिल से भरी इस सीरीज का एक एक सीन ऐसा है जिसे आप मिस नहीं कर पाएंगे। इस वेब सीरीज का नाम है सुडल द वोर्टेक्स का सीजन 2। पहला सीजन भी बहुत ही कमाल का था जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि सुडल का मतलब क्या है, शायद तभी आप इसकी कहानी को समझ पाए। सुडल एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब भंवर होता है। इसे अंग्रेजी भाषा में वोर्टेक्स कहा जाता है। वेब सीरीज की कहानी एक भंवर की तरह ही है जिसमें एक बार अगर आप घुस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी कहानी आपको उसी तरह से बांधे रखेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सुडल के सेकंड सीजन को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं उसकी पूरी कहानी को। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है नंदिनी से, जो कि जेल में थी क्योंकि उसने फर्स्ट सीजन के एंड में गुनाह को मार दिया था, जिस वजह से उसे कोर्ट में लाया जाता है, जहां पर कि ऑपोजिशन के वकील का मानना ये था कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और ये सेल्फ डिफेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से नंदिनी को उम्र कैद की सजा हो। लेकिन नंदिनी के वकील का मानना ये है कि ये एक सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि गुनाह पिछले 10 सालों से नंदिनी के साथ दुष्कर्म किए जा रहा था, जिस वजह से नंदिनी इस बार सेल्फ डिफेंस में पूरी तरह से तैयार थी। बस गलती उसने ये की उसने चक्रवर्ती की गन अपने पास रख ली थी। और वकील साहब यहाँ नंदिनी को बाइज्जत बरी के लिए मांग करता है, जिसके बाद नंदिनी कोर्ट के बाहर चक्रवर्ती से मिलती है। चक्रवर्ती यहाँ पर नंदिनी को बताता है कि तुम जल्द ही जेल से रिहा हो जाओगी, क्योंकि चेलप्पा सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और चेलप्पा सर ने भी वादा किया है कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलेगी। जिसके बाद चक्रवर्ती जो है वो चेलप्पा सर के साथ उनके घर जाने लगता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि चेलप्पा सर और चक्रवर्ती के पिता जो है वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और चेलप्पा सर ने ही चक्रवर्ती को पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्होंने ही उसे पढ़ाया भी था, जिस वजह से चक्रवर्ती भी उन्हें बिल्कुल पिता की तरह मानता है। तो जिस जगह पर चेलप्पा सर रहते हैं उसी जगह पर हर साल एक देवी जी का फेस्टिवल होता है और वो फेस्टिवल भी नजदीक आ चुका था। वो फेस्टिवल लगभग 9 से 10 दिनों तक चलता है, जहाँ पर गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और यहीं पर चेलप्पा सर जो है वो इसी फेस्टिवल में झंडा वंदन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो चेलप्पा सर को बहुत ही मानते पूछते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहाँ जब चेलप्पा सर पहुंचे तो मालूम चला कि यहाँ पर 3 लोगों की आपसी लड़ाई हो रही थी। दरअसल में वहाँ 3 आदमी लड़ रहे थे, क्योंकि फेस्टिवल के वक्त ये डिसाइड हुआ था कि 900 मीटर की जो जमीन है वहाँ पर कौन जो है वो व्यापार करेगा। ये तो पहले से ही डिसाइड हो गया था कि कौन व्यापार करेगा, लेकिन अब वो लोग बदल रहे थे, जिस वजह से उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। जिस वजह से चेलप्पा सर कहते हैं कि उस जमीन को तीनों आपस में ही बांट लो, और अगर वो इतना सा काम नहीं कर सकते हैं तो वो कोर्ट से ऑर्डर लाकर उस जमीन पर स्टे लगवा देगा और हो सके तो इस फेस्टिवल पर भी स्टे लगवा देगा, इसलिए अच्छे से काम कर लो। तो चेलप्पा सर की बात सभी लोग मान लेते हैं, जिसके बाद चेलप्पा सर अपने घर पहुंचते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं कि चेलप्पा सर अपनी वाइफ मालती और चक्रवर्ती के साथ खाना खा रहे थे और चक्रवर्ती चेलप्पा की वाइफ मालती को मालती माँ कहकर पुकारता है, क्योंकि वो भी उन्हें माँ की तरह मानता है। थोड़ी देर के बाद ही चेलप्पा सर का बेटा सुंदर आ जाता है, लेकिन सुंदर और चेलप्पा सर के बीच में ज्यादा नहीं बनती। वो अक्सर अपनी जॉब पर ही रहता है। जिसके बाद चेलप्पा सर यहाँ चक्रवर्ती से कहते हैं कि कल सुबह वो मुझे कॉटेज पर मिले, वहाँ मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की कुछ चिट्ठियां बताऊंगा और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो सुबह होते ही चक्रवर्ती जो है वो समुन्दर के किनारे कॉटेज पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर थोड़ी देर तक वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहां चेलप्पा सर की तो कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वो कॉल भी करता है लेकिन तब भी कोई आवाज नहीं आती है। लेकिन जब वो खिड़की के द्वारा अंदर देखने की कोशिश करता है तो वो तो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि चेलप्पा सर को किसी ने मार दिया था। यहाँ पर चक्रवर्ती तुरंत ही अपने पास ही के पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, जहाँ पर कि मूर्ति नाम का एसआई कॉल उठाता है और वो उसे सारी चीजें बता देता है। जिसके बाद एसआई मूर्ति जो है वो तुरंत इस जगह पर आता है। चक्रवर्ती यहाँ मूर्ति को सारी चीजें बताता है और ये भी बताता है कि वो भी एक एसआई है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा केस चल रहा है, जिस वजह से वो लीव पर है। लेकिन जब सारे पुलिस वाले अंदर घुसे तो यहाँ पर मूर्ति और उसके कांस्टेबल को लग रहा था कि ये एक सुसाइड है और चेलप्पा सर ने खुद को ही मार लिया है। लेकिन चक्रवर्ती बताता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, क्योंकि अगर ये सुसाइड होता तो यहाँ पर गन जरूर मौजूद होती और चेलप्पा सर को गन से मारा गया है, लेकिन यहाँ पर गन मौजूद नहीं है। और तभी यहाँ पर डीआईजी सर आ जाते हैं और उन्हें भी ये बात बताई जाती है कि एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। ये मर्डर किसने किया है, ये एक बहुत ही बड़ी गुत्थी थी।
जिस वजह से डीआईजी सर जो है वो अपने ऊपर वाले ऑफिसर के पास कॉल करते हैं और उनसे चक्रवर्ती के बारे में सारी चीजें पूछते हैं। तो उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में चक्रवर्ती की जो गन थी उसी से नंदिनी ने गुना को मारा था और वो उस गन को ठीक से नहीं रख पाया था, जिस वजह से उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब वो लीव पर है और अब डीआईजी सर यहाँ पर चक्रवर्ती से कहते हैं कि तुम भी ऐसा ही हो, इसलिए तुम इस केस को संभालोगे। बात कुछ ऐसी है कि मूर्ति और चिलप्पा सर के बीच में कुछ ज्यादा नहीं बनती थी, इसलिए डीआईजी सर ये केस मूर्ति को नहीं देना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डीआईजी सर शहर के कुछ बड़े लोगों से मिलता है और ये 3 लोग वही लोग हैं जो कि फेस्टिवल में लड़ाई कर रहे थे। यहाँ वो लोग डिसाइड करते हैं कि चिलप्पा सर के गुजर जाने की वजह से हम इस बात को छुपाएंगे, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल गई तो ये फेस्टिवल रुक सकता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि चिलप्पा सर का अंतिम संस्कार जो है वो हम दूसरे रास्ते से लेकर जाएंगे और समुद्र के बाजू में करा देंगे, जिसके लिए सभी लोग मान भी जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही कॉटेज के पास जो है वो मालती माँ आ जाती है। उन्हें पता तो लग चुका है कि चिलप्पा सर के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उन्हें पक्का नहीं पता था। लेकिन जब वो अंदर जाकर चिलप्पा सर को इस हालत में देखती है तो वो भी पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। जैसे तैसे करके उन्हें संभाला जाता है कि तभी यहाँ पर चक्रवर्ती को किसी की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि एक अलमारी से आ रही थी। जैसे ही वो उस अलमारी के नजदीक गए और उस अलमारी को जैसे ही उन्होंने खोला तो उन्हें वहां एक लड़की दिखाई दी जिसके शरीर पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में गन थी, जिसे देखकर चक्रवर्ती और मूर्ति तो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे कि आखिरकार उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये वही लड़की है जिसने यहाँ पर चिलप्पा सर को मारा होगा। लेकिन चक्रवर्ती बताता है कि ये काम तो उस लड़की ने भी नहीं किया है, ये काम किसी और का है, क्योंकि अलमारी को बाहर से बंद किया गया था और लड़की तो अंदर कैद थी। गुत्ती तो बहुत ही उलझती जा रही थी। यहाँ पर चक्रवर्ती सोचता है कि सबसे पहले मैं उस लड़की से जाकर पूछताछ करता हूँ, लेकिन वो लड़की तो कुछ बोलने का ही नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पर चक्रवर्ती उससे बहुत सारे सवाल पूछता है कि चिलप्पा सर को तुम कैसे जानती हो, तुम वहां पर क्या कर रही थी। मूर्ति भी ऐसे बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती है, जैसे मानो उसे कोई सदमा लग गया हो। बात दूसरी तरफ जेल में हम नंदिनी को देखते हैं। जेल में ही उसकी दोस्ती एक ट्रांसजेंडर से हो चुकी थी, उसकी भी कोई फैमिली नहीं है, उसे घर से भगा दिया गया था। नंदिनी भी बताती है कि अब उसकी भी कोई फैमिली नहीं है। वहाँ वो ट्रांसजेंडर उससे कहती है कि तुम्हें तो कोई ना कोई फैमिली जरूर मिल जाएगी। तभी जेल में ही नंदिनी को सरोजा नाम की औरत के बारे में मालूम चलता है, जो कि यहाँ पर जेल में कई सारी औरतों की मदद कर रही थी। उन्हें वो कई सारी चीजें सिखा रही थी ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके, और वो काफी सुलझी हुई भी थी। ये सारी चीजें नंदिनी ने नोटिस कर ली थी और नंदिनी को मालूम चलता है कि सरोजा अपने पति की वजह से जेल में आई है, क्योंकि वो एक एमएलए है और उन्होंने एक झूठे केस में सरोजा को जेल के अंदर करवा दिया। अब चक्रवर्ती के पास कुछ लोग पहचान वाले आते हैं और जैसे ही वो लोग जेल में आए तो लोगों ने यहाँ पर उस लड़की को पहचान लिया था। वो बोलते हैं कि ये तो मधुबाला है, जो कि पहले फेस्टिवल में डांस करने का काम किया करती थी, लेकिन 2 साल पहले वो ग्रुप भी बंद हो गया था। जिसके बाद मधुबाला कहाँ गई थी इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। यहाँ पर वो आदमी चक्रवर्ती को एक और लड़की के बारे में बताता है जो कि इन्हीं के ग्रुप में थी और वो फेस्टिवल में डांस किया करती थी। उसका नाम यस्तिका है। जिसके बाद चक्रवर्ती तुरंत ही यस्तिका से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जब वो उसे मधुबाला की फोटो बताता है तो यस्तिका बताती है कि ये मधुबाला है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। 2 साल पहले हम फेस्टिवल में डांस किया करते थे, लेकिन 2 साल पहले ही उस फेस्टिवल में डांस को बंद करवा दिया गया था, जो कि चिलप्पा सर नहीं करवाया था। यस्तिका यहाँ पर बताती है कि मधुबाला बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी, वो बहुत शांत लड़की थी, जैसे मानो वो यहाँ पर डांस करने नहीं बल्कि जॉब करने आया करती थी। जैसे ही डांस होता तो वो तुरंत ही चुपचाप चली जाया करती थी। जब फेस्टिवल में डांस का प्रोग्राम बंद किया गया तो हमने अपना अलग धंधा खोल लिया था और उसी धंधे में हमने मधुबाला को भी लाने की कोशिश की, लेकिन मधुबाला ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि वो कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करती है। जब वो डांस करती तो सारे लोग जो है वो पागल हो जाया करते थे। अब वो जब लोग वापस जा रहे थे तब यहाँ पर चक्रवर्ती मूर्ति से कई सारे सवाल पूछता है। मूर्ति बताता है कि चिलप्पा सर ने ही इस डांस के प्रोग्राम को बंद करवाया था, क्योंकि यहाँ पर कोई डांस जो है वो थोड़ा अश्लीलता भरा था और उस डांस के प्रोग्राम को दरअसल में त्रिवेंगनम नाम का एक आदमी करवाया करता था और त्रिवेंगनम और चिलप्पा सर के बीच में इसी वजह से थोड़ी सी दुश्मनी भी हो चुकी थी। जिसके बाद अब चक्रवर्ती को देखते हैं जो कि मालती माँ के पास बैठा हुआ था।
मालूम चलता है कि चेलप्पा सर के जाने की वजह से मालती माँ पूरी तरह से टूट गई है। वो तो कमरे से बाहर तक नहीं निकली है। वो उन्हें बहुत ज्यादा याद कर रही थी क्योंकि 30 सालों तक वो एक दूसरे के साथ थे। कभी उन्होंने एक झगड़ा तक नहीं किया। और चक्रवर्ती भी यहाँ पर मालती माँ को अपने चेलप्पा सर के बारे में बता रहा था जिसे वो पिता की तरह मानता था। उन्होंने ही उसे बड़ा किया, उन्होंने ही उसे संभाला था और पढ़ाया लिखाया भी था। जिसके बाद चक्रवर्ती सुंदर से मिलने के लिए जाता है। यहाँ वो उनसे कहता है कि तुम्हें कुछ दिन अभी मालती माँ के साथ रहना चाहिए क्योंकि उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। साथ ही वो उनसे चेलप्पा सर के बारे में पूछता है और त्रिवेंगनम के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर सुंदर त्रिवेंगनम और चेलप्पा सर के बारे में बताता है कि 2 साल पहले जब डांस का प्रोग्राम जब मेरे पिता ने रोका था तो त्रिवेंगनम और पापा के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया था। त्रिवेंगनम का कहना ये था कि जो डांसर है उनकी रोजी रोटी तो यही है और अगर ये डांस नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन चेलप्पा सर कहते हैं कि डांस की वजह से तुम अपनी आड़ में रोटी पका रहे हो क्योंकि तुम अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो। लोग वहाँ पर फेस्टिवल में आते हैं, देवी को पूजते हैं, लेकिन ऐसा अश्लीलता भरा डांस देखकर उन्हें भी आना यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चक्रवर्ती को त्रिवेंगनम के बारे में मालूम चल जाता है कि चेलप्पा सर और त्रिवेंगनम के बीच में रिश्ते कुछ खास नहीं थे कि तभी यहाँ पर टीवी पे न्यूज वायरल हो जाती है चेलप्पा सर के मर जाने के बारे में। ये बात जितनी दबाई गई थी अब ये बात और ज्यादा फैल चुकी थी। सभी को इसके बारे में मालूम चल चुका था और सारे आरोप जो है वो त्रिवेंगनम के ऊपर लग रहे थे, जिस वजह से वो आग बबूला जो होते हुए पुलिस स्टेशन में आया। वहां पर मूर्ति और चक्रवर्ती दोनों ही मौजूद थे। त्रिवेंगनम कहता है कि मेरे ऊपर ये सारे इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत मिले हैं। चक्रवर्ती यहाँ पर त्रिवेंगनम से कहता है कि 2 साल पहले चेलप्पा सर ने तुम्हारा डांस का प्रोग्राम रुकवाया था, शायद उसी का बदला तुमने लिया हो। और तुम तो मधुबाला को भी बहुत अच्छे से जानते होगे क्योंकि वो तुम्हारे ही डांस ग्रुप में थी। यहाँ पर त्रिवेंगनम चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे और चेलप्पा के बीच में बिल्कुल भी मत आना। हम जितने अच्छे दोस्त थे उतने अच्छे दोस्त गांव में कोई भी नहीं है। वो 2 साल पहले का ये किस्सा बताता है कि जब त्रिवेंगनम और चेलप्पा सर के बीच में डांस ग्रुप को लेकर एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, उसी रात वो लोग शराब पीने के लिए बैठे। वो लोग बहुत मजाक किया करते थे। जब भी कोई झगड़ा करते वो हर रात को यहाँ पर आते और शराब पीते और खूब एंजॉय करते। ऐसी थी चेलप्पा सर और यहाँ त्रिवेंगनम की दोस्ती। तो यहाँ पर चक्रवर्ती को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्योंकि अभी किसी के ऊपर भी शक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कि तभी यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक अखबार जला रही थी और फिर धीरे धीरे करके हम शहर की बहुत सारी लड़कियों को देखने लगते हैं जो कि अलग अलग पुलिस स्टेशन में एंटर हो रही थी और सभी जगह जाकर वो सारे पुलिस वालों के एसआई से कहती है कि चेलप्पा सर को मैंने मारा है। वो अलग अलग पुलिस स्टेशन गए और वहां जाकर उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि चेलप्पा सर को मैंने मारा है। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी। ये देखकर यहाँ पर चक्रवर्ती और मूर्ति भी पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें मालूम चलता है कि रात को 7 स्टेशनों में 7 अलग अलग लड़कियों ने ये बयान दर्ज करवाया है कि चेल्लम सर को उन्होंने मारा है। और चक्रवर्ती के लिए ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही थी, इसलिए डीआईजी सर यहाँ पर चक्रवर्ती से मिलने के लिए आए थे और जानना चाह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और उन्होंने चक्रवर्ती से कहा है कि इन सब के बारे में कृपया कर मीडिया को ना बताएं। जिसके बाद वो 7 लड़कियों के बयान लेते हैं और 7 लड़कियों में पहली लड़की थी नाची, जो कि बताती है कि चेल्लम सर ने मर्डर वाली रात मुझे घर बुलाया था, वो भी अपने कॉटेज पर, जहां मैं डरते डरते उनके घर पर पहुंची। दरवाजा खोलते से ही मुझे चेल्लम सर मिले। थोड़ी देर के बाद जब मैं अंदर पहुंची तो मैंने देखा कि उनके टेबल पर एक गन रखी हुई है, जो देखकर मैं पूरी तरह से डर गई थी। लेकिन बाद में मैंने उसी गन को उठाकर उनके ऊपर शूट कर दिया और उन्हें जान से मार दिया और वो तब तुरंत ही यहीं पर मारे गए थे। तो नाची नाम की लड़की ने ये अपना बयान दिया था, लेकिन और भी 6 लड़कियां हैं जिन्होंने सेम टू सेम यही बयान दिया है जो कि नाची ने दिया था। ये देखकर यहाँ पर चक्रवर्ती और मूर्ति पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर इतना ज्यादा मिलता जुलता बयान आखिरकार कोई कैसे दे सकता है। 7 की 7 लड़कियों ने जैसा कि नाची ने बताया है उसी तरह से उन्होंने भी बताया। एक और खास बात, वो 7 ही एक दूसरे को नहीं जानती है। तो चक्रवर्ती को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये 7 लड़कियां आखिरकार चेल्लम सर को मारना क्यों चाहती थी। एक और बड़ी बात कि इन सभी के मोबाइल फोन को जब चेक किया गया तो इन 7 लड़कियों के मोबाइल फोन में एक दूसरे के नंबर तो बिल्कुल भी सेव नहीं थे।
ये सातों लड़कियां पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी किसी को भी कोई खबर नहीं है। जिसके बाद हम जेल में सरोजा को देख पाते हैं। उसके साथ नंदिनी भी खड़ी हुई थी। नंदिनी सरोजा को देखकर बहुत अच्छे से समझ गई थी कि सरोजा वो औरत है जो कि सबकी मदद करने में यकीन रखती है। जिसके बाद वार्डन जो है वो नंदिनी को अपने पास बुलाती है और वो उन्हें बताती है कि आपके वकील चलप्पा सर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सुनने के बाद तो नंदिनी पूरी तरह से हैरान रह जाती है और वो यहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि एक चलप्पा सर ही थे जो कि नंदिनी को बचा सकते थे। जिसके बाद जज साहब जो है वो नंदिनी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। वो बताते हैं कि चलते केस में अगर वकील की मौत हो जाए तो जजमेंट देने में थोड़ी सी देरी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा केस जो है वो रिट्रायल में चले जाए, मतलब कि इस केस की सुनवाई जो है वो फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद तो नंदिनी जो है वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि अगर ये केस फिर से स्टार्ट हुआ तो जरूर उसे सजा हो सकती है, जबकि चिलप्पा सर तो उसे कुछ ही दिनों में रिहा करवाने वाले थे। तो नंदिनी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। दूसरी तरफ चक्रवर्ती और मूर्ति जो है वो इस केस में फंसते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सातों लड़कियों ने एक तरह का बयान क्यों दिया है। शायद मुथु को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया हो, क्योंकि जब उन्हें पता चला हो कि मुथु पकड़ी गई है तो इन सभी ने अपने आप को अरेस्ट कर लिया ताकि वो लोग पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन अगर सब कुछ जानना है तो हमें सबसे पहले इनके आपस में लिंक के बारे में जानना होगा कि ये एक दूसरे के बारे में कितना जानती है, ये कहाँ से पढ़ी है, कहाँ रहती है। सारी चीजों के बारे में अगर हमें मालूम चल जाए तो हम इनके बारे में पता कर सकते हैं। तो अब ये 7 लड़कियां और मुथु को मिलाकर हो जाती है 8 लड़कियां और अब इन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए इन्हें जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है। और 5 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही जुडिशल कस्टडी वाला जेल है और वो जेल है सटाया का जेल, जिसमें नंदिनी भी मौजूद है। तो फिर इन 8 लड़कियों को उस जेल में भेज दिया जाता है जहां पर चक्रवर्ती भी मौजूद था और इसी जेल में चक्रवर्ती जो है वो सबसे पहले नंदिनी से मिलता है। वो उससे चेलप्पा सर के बारे में बात करता है कि उनके जाने से मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ है, वो बिल्कुल मेरे पिता की तरह थे। लेकिन फिर भी चक्रवर्ती कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर लाया जाए। लेकिन ये सब कुछ नंदिनी को इतना आसान तो नहीं लगता, क्योंकि ये चेलप्पा सर ही कर सकते थे। जिसके बाद यहाँ पर चक्रवर्ती जो है वो नंदिनी को एक काम देता है। वो इन्हें चेलप्पा सर के मर्डर के बारे में बता देता है, इन 8 लड़कियों के बारे में सारी चीजें बता देता है और उसे ये भी बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये 8 लड़कियां एक दूसरे को जानती है और इन सब ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन 8 लड़कियों पर नजर रखो, इनके बारे में जानने की कोशिश करो। तुम इस जेल में मेरी आंख और कान बनकर रहो। अगर इनके आपसी संबंध के बारे में तुम्हें कुछ भी मालूम चलता है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि अगर हमें कुछ भी मालूम चला तो हम चेलप्पा सर के मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाले केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जिसके लिए नंदिनी भी मान जाती है और फिर जेल में वो इन 8 लड़कियों के ऊपर नजर रखने लगती है। जेल में नंदिनी देखती है कि ये 8 लड़कियां एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानती है, यहाँ तक कि ये तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रही थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे को ना पहचानने का सिर्फ ढोंग कर रही हो। तो अब नंदिनी इन सब के बारे में पता करने लगती है। जिस सेल में नंदिनी और उसकी ट्रांसजेंडर दोस्त रहती है, उसी सेल में यहाँ पर उन्हीं 8 लड़कियों में से 2 लड़कियां आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की को दोहरे पड़ने लगते हैं और वो लड़की उन्हीं 8 लड़कियों में से एक थी जिसका नाम मुप्पी था। जब उसे दोहरे पड़ने लगे तो यहाँ वो दूसरी लड़की उसकी मदद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि यहाँ नंदिनी आगे आती है और उस मुप्पी की मदद करती है। यहाँ पर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा जाता है। तब यहाँ पर नंदिनी को ऐसा लगा था कि शायद ये एक दूसरे को सचमुच नहीं जानती है। जिसके बाद चक्रवर्ती धीमा नाम के आदमी से मिलता है जो कि चेलप्पा सर का ड्राइवर हुआ करता था और वो धीमा से यहाँ पर सुंदर के बारे में पूछने आया था। धीमा को मालूम है कि सुंदर कहाँ पर मौजूद होगा। दरअसल में वो तो पीकर टुन हो गया था और आज दरअसल में चेलप्पा सर का अंतिम संस्कार करना था, जिस वजह से वो उसे वहां से बुलाकर उस जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर कि चेलप्पा सर का अंतिम संस्कार होने वाला था। यहाँ पर धीमा जो है अंतिम संस्कार के दौरान अपने हाथ से एक ताबीज उतार देता है और ये ताबीज उसने पिछले 14 सालों से पहना हुआ था और 1 साल और अगर वो पहना रहता तो फेस्टिवल में उसे काली माता के गेटअप वाला रोल मिल जाता। दूसरी तरफ जेल में कुछ हब्सी औरतें ऐसी थी जो कि इन नई लवेली लड़कियों पर गंदी नजरें रख रही थी।
वो लोग उनके ऊपर बुरी तरह से बर्ताव कर रही थी, लेकिन वो लड़कियां भी बिल्कुल कम नहीं पड़ रही थी, बल्कि वो तो उन्हें भला बुरा सुना रही थी, जैसे मानो ये लड़की यहाँ पर कई दिनों से रह रही हो। ये देखकर यहाँ पर नंदिनी को बड़ा अच्छा लगा कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है और अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सकती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो चक्रवर्ती जो है वो इन लड़कियों के आपस में लिंक निकाल रहा था। उन्हें सोशल मीडिया की तरफ से कुछ रील्स वगैरह मिलती है जिसमें कुछ लड़कियां जो है वो क्रिकेट खेल रही थी, तो कोई लड़की डांस वगैरह में हिस्सा लेती है, कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो कोई इस तरह से वकील है कि वो किसी से भी नहीं डरती है। लेकिन फिर भी इनके आपस में कोई भी लिंक नहीं है। जब चेलप्पा सर का मर्डर हुआ था तब इनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ थे और ये चेलप्पा सर के आसपास वाले घर में भी मौजूद नहीं थे। जिसके बाद चक्रवर्ती जो है वो चेलप्पा सर के असिस्टेंट वकील से मिलता है। वो उन्हें पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे थे, लेकिन पब्लिक जो केस है वो उनके बारे में बता रहे थे। वो यहाँ पर चक्रवर्ती को प्रियमदा वाले केस के बारे में बताने वाले थे, लेकिन वो उन्हें चुप कर देता है। बाद में मूर्ति उनसे कहता है कि तुम्हें भी हमें सब कुछ बताना चाहिए और तुम क्या सोच रहे हो और क्या करना चाहिए उन सब के बारे में तुम्हें हमें बताना चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती को मूर्ति के ऊपर भरोसा नहीं है। ये बात मूर्ति भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए मूर्ति यहाँ पर चक्रवर्ती को 1 साल पहले का एक किस्सा बताता है। बात कुछ ऐसी है कि 1 साल पहले प्रियमदा मैडम का जो है वो एक स्कूल खुलने वाला था और बाजू में ही एक लैंड था जिसे घूस के तौर पर प्रियमदा मैडम ने वो जमीन जो है वो मूर्ति के नाम कर दी थी। लेकिन चेलप्पा सर ने इस पर केस कर दिया था, तो बाद में मूर्ति को कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, जिस वजह से ही चेलप्पा सर और मूर्ति के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर कि मूर्ति और चक्रवर्ती जो है वो प्रियमदा मैडम के स्कूल आते हैं, जहां पर कि मूर्ति का बेटा भी पढ़ता है। लेकिन मूर्ति का बेटा यहाँ मूर्ति को कुछ खास पसंद नहीं करता। वो उसे हाथ भी बताता है, लेकिन मूर्ति का बेटा तो कोई रिएक्ट ही नहीं करता। जिसके बाद चक्रवर्ती या प्रियमदा मैडम से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि आपके स्कूल में क्या क्या चल रहा है, क्या आप हमें बता सकती हैं। वो उन्हें उन सारी लड़कियों की फोटोग्राफ्स बताता है और पूछता है कि क्या तुम इन सारी लड़कियों को जानती हो। लेकिन प्रियमदा मैडम कहती है कि मैं इन सारी लड़कियों में से किसी एक लड़की को भी नहीं जानती हूँ। प्रियमदा मैडम चेलप्पा सर के बारे में भी बताती है कि वो एक नेक इंसान थे। उनके बीच में नोकझोंक जरूर हुई थी, लेकिन वो एक दूसरे से काफी अच्छे से ही बर्ताव किया करते थे। अब जेल में जिस लड़की को दोहरे पड़े थे उसका नाम मुप्पी है और नंदिनी उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसका हालचाल पता करने के लिए जाती है, तो मुप्पी बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे एक बीमारी है जिस वजह से उसे दोहरे पड़ते हैं। जब लाइट जो है वो एकदम से ब्लिंक करने लगती है तो उसे ऐसे दोहरे पड़ जाते हैं। इसलिए कॉलेज की हॉस्टल में एक वार्डन थी और उन्होंने मुझे फिल्म देखने से पूरी तरह से बैन कर दिया था, क्योंकि कुछ फिल्मों के क्लाइमेक्स ऐसे थे जिनमें ऐसे सीन ही थे जिनमें लाइट जो है वो बंद चालू हुआ करती थी, जिस वजह से मुझे दोहरे पड़ने लगते थे। इसलिए मुझे फिल्म देखने से बैन कर दिया गया था। अब जेल में यहाँ पर नंदिनी जो है वो इन 8 लड़कियों के पास बारी बारी से जाती है और इन सबसे बात करने की कोशिश करती है। नंदिनी यहाँ पर पाती है कि ये सारी लड़कियां जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है और अपने काम को काफी अच्छे तरीके से करती है। इन्हीं में से एक बीरा नाम की लड़की थी जो कि जेल की टॉयलेट वगैरह साफ कर रही थी। इसलिए यहाँ पर नंदिनी उससे कहती है कि अगर ये काम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं ये काम कर सकती हूँ। लेकिन बीरा कहती है कि हॉस्टल और कॉलेज में मैंने ऐसे काम बहुत किए हैं, इसलिए मुझे मत सिखाओ। जिसके बाद हम सुंदर को देखते हैं जो कि अपने पिता की अस्थि को विसर्जित कर रहा था। यहीं पर हम मालती माँ और चक्रवर्ती को भी देख पाते हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती देखता है कि सुंदर जो है वो काफी गुस्से में है और चक्रवर्ती ये बात अपनी मालती माँ से पूछता है कि क्या सुंदर पहले भी इसी तरह से गुस्से में रहता था। जिसके बाद चक्रवर्ती जो है वो धीमा से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे उसके ऊपर थोड़ा शक हो रहा था। वो उसे मिलने के लिए जाता है कि तुम तो चेलप्पा सर के ड्राइवर थे, मर्डर वाली रात को तुम कहाँ पर मौजूद थे, और वो उन लड़कियों के बारे में भी पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर अचानक से ही धीमा जो है वो भाग निकलता है। पता नहीं उसे क्या मालूम था, लेकिन यहाँ पर वो चक्रवर्ती को बिना कुछ बताए ही यहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी ही देर के बाद जब वो बहुत दूर भाग जाता है तो यहाँ पर चक्रवर्ती के पास नंदिनी का कॉल आता है और नंदिनी बताती है कि पता नहीं इन 8 लड़कियों के बारे में तुम्हें क्या पता करना है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये 8 लड़कियां एक दूसरे को जरूर जानती हैं,
क्योंकि इन सब का एक ताल्लुक जरूर है कि ये जरूर किसी ना किसी कॉलेज और हॉस्टल में साथ पढ़ी हैं। तभी मालूम चलता है कि इन 8 लड़कियों में से 3 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें ट्रस्ट के द्वारा पैसा मिला करते थे और कॉलेज, कोचिंग और स्कूल में वही ट्रस्ट के द्वारा इनकी पढ़ाई करवाई गई है और ये ट्रस्ट दरअसल में प्रियमदा मैडम का है। चक्रवर्ती समझ गया यहाँ पर कि भैया प्रियमदा मैडम को तो जरूर कुछ न कुछ जरूर मालूम है, इसलिए वो प्रियमदा मैडम से फिर से बात करने के लिए पहुंचता है। वो उनसे पूछता है कि जब मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप इन 8 लड़कियों को जानती हैं तो आपने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन आपका जो ट्रस्ट है उन्हीं के द्वारा पैसे जाते हैं इन 3 लड़कियों के पास और इनकी पूरी पढ़ाई जो है वो आपके ट्रस्ट के द्वारा ही करवाई गई है। प्रियमदा मैडम कहती है कि उन 3 लड़कियों को नहीं पढ़ाया है, बल्कि उन 8 लड़कियों की जिम्मेदारी मेरे पास थी। जिसके बाद वो यहाँ पर चक्रवर्ती को 10 साल पहले की एक कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि 10 साल पहले जब मैं घर में अकेली थी तब चेलप्पा मेरे पास आया। दरअसल में हमारे स्कूल को खुले सिर्फ 2 साल ही हुए थे, तभी हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और स्कूल से मिलने वाले खाने की वजह से एक लड़के को फूड पॉइजनिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट उसने चेंज करवा दी थी घूस देकर। लेकिन इसके बारे में चेलप्पा को सब कुछ मालूम था। तब चेलप्पा यहाँ पर प्रियमदा मैडम को ब्लैकमेल करना चाहता था और वो कहता है कि अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है और अपने स्कूल को बंद नहीं करवाना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो यहाँ पर एक वैन के पास उसे लेकर जाता है और उस वैन में 8 लड़कियां मौजूद थी। वो इन 8 लड़कियों के बारे में प्रियमदा मैडम से कहता है कि इन्हें गायब करना होगा। इन लड़कियों से मैं जब चाहे तब मिलना चाहता हूँ और सबसे बड़ी बात, इन लड़कियों के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं लगनी चाहिए और ये भी कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। चेलप्पा यहाँ पर प्रियमदा मैडम को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर प्रियमदा मैडम को चेलप्पा सर की बात माननी पड़ी। अब जब सीन प्रेजेंट में आया तो यहाँ पर चक्रवर्ती की रूह कांप गई कि आखिरकार चेलप्पा को वो पिता मानता था, लेकिन वो तो एक दानव निकले। यहाँ पर प्रियमदा मैडम कहती है कि तुम जहाँ भी गवाही मांगो मैं वहां तक गवाही दे सकती हूँ, क्योंकि उन 8 लड़कियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब तुमने उन 8 लड़कियों की फोटो बताई तो मैं खुश हो गई कि आखिरकार ये जिंदा है। प्रियमदा मैडम यहाँ पर चक्रवर्ती को बताती है कि वो 8 लड़कियां बहुत ही ज्यादा तेज है और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। जिसके बाद चक्रवर्ती काली माँ के फेस्टिवल में पहुंचा, जहाँ पर कि वो शायद धीमा से मिलने वाला था। दूसरी तरफ जेल में हम नंदिनी को देखते हैं। दरअसल में नंदिनी को मालूम चला है कि ये 8 लड़कियां जो है वो एक जगह पर इकट्ठी हो रही है। आखिर वो इकट्ठी क्यों हो रही है उसे नहीं मालूम, लेकिन ये 8 लड़कियां सर्कल बनाकर बुरी तरह से रो रही थी, जिससे कि नंदिनी को ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि इन सब का आपस में कनेक्शन तो जरूर है। और इसी के साथ 3rd और 4th एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है नंदिनी से, जो कि जेल में थी और उससे मिलने के लिए चेलप्पा सर के कुछ जूनियर वकील आए थे, क्योंकि अब नंदिनी का वो केस यही संभालने वाले हैं। इसलिए वो नंदिनी के पास सारी डिटेल्स लेने के लिए आए थे, लेकिन नंदिनी यहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा नहीं बता पाती, क्योंकि उसने चेलप्पा सर को सारी बातें बता चुकी थी और अब उसके पास बताने को कुछ ज्यादा था ही नहीं, जिससे नंदिनी को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये केस जो है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है और अब शायद उसे हमेशा के लिए जेल में ही रहना पड़े। दूसरी तरफ चक्रवर्ती जो है वो इस गम में बैठा हुआ था कि जिसे वो भगवान मानता था वो दरअसल में एक हैवान निकला। बात हो रही है चेलप्पा सर की। ये सारी बातें चक्रवर्ती मूर्ति को बता रहा होता है, जिसके बाद वो चेलप्पा सर के फिर से उसी कॉटेज में जाते हैं और वहां पर छानबीन करना एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चक्रवर्ती मूर्ति से कहता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और जब मैं एग्जाम देता था तो मेरे पापा हमेशा मुझसे कहा करते थे, जब कोई क्वेश्चन ना बने ना तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसी पर अटके रहोगे तो बाकी का 90% का जो हमारा पेपर है वो भी खराब हो सकता है। इस केस में भी वही बात है। वो बताता है कि जो 10% का जो टफ क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये है कि अलमारी के बाहर से कुंडी किसने लगाई थी, क्योंकि चेलप्पा सर तो मारे जा चुके थे, मुत्तू भी अंदर अलमारी में बंद थी, तो वो कुंडी आखिर लगाई किसने। तभी चक्रवर्ती को अलमारी के पीछे एक सुरंग दिखाई पड़ती है। जैसे ही उसे समझ आया कि यहाँ पर एक सुरंग है तो वो तुरंत ही उस सुरंग के द्वारा अंदर जाने लगता है और मूर्ति भी यहाँ पर उसके साथ मौजूद था। जब वो और अंदर गए तो सुरंग के अंदर ही उन्हें कुछ कागज दिखाई पड़े जो कि पूरी तरह से जले हुए थे,
जिससे कि चक्रवर्ती पूरी तरह से समझ गया था कि जिसने भी यहाँ पर चेलप्पा सर को मारा है उसी ने ये सारे सबूत जो है वो जलाए होंगे। अब धीरे धीरे करते हुए चक्रवर्ती और मूर्ति आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद वो पहुंच जाते हैं सीधे टनल के बाहर, जो कि समुद्र के जस्ट सामने खुलता है। ये देखकर चक्रवर्ती बहुत हैरान था कि आखिरकार इस टनल के बारे में किसी को भी क्यों खबर नहीं थी। तब चक्रवर्ती इस टनल के बारे में पता करने के लिए जाता है। मालूम चलता है कि यह टनल दरअसल में अंग्रेजों के जमाने की है और ज्यादातर अंग्रेज ही इस टनल को यूज किया करते थे। जिसके बाद हम मछुआरे फर्नांडिस को देख पाते हैं, जो कि जब अपना काम कर रहा होता है तभी यहाँ पर वो धामू को आते हुए देखता है, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो नाव से इसके पास आता है। अब यहाँ से चक्रवर्ती सीधा मालती माँ के पास जाता है। वो उनके पास जाकर कुछ सवाल करता है, जैसे कि उन्हें कॉटेज की उस टनल के बारे में मालूम था कि नहीं। लेकिन मालती माँ बताती है कि उस कॉटेज की टनल के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था और उन्हें तो ऐसा लगता है कि इस टनल के बारे में चेलप्पा को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता तो वो मुझे जरूर बताते। लेकिन चक्रवर्ती कहता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि चेलप्पा सर शायद तुम्हें नहीं बताते थे। जब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फर्नांडिस जो है वो धामू को लेकर सीधा मालती माँ के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि चक्रवर्ती भी मौजूद है। वो यहाँ पर उससे बोलते हैं कि ये हमें देखकर भाग रहा था, इसलिए हम इसे पकड़कर तुम्हारे पास लेकर आ गए। चक्रवर्ती यहाँ पर धामू से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुम मुझे देखकर भागे क्यों थे। दरअसल धामू जो है वो यहाँ चेलप्पा सर के बिल्कुल परिवार जैसा है। वो ड्राइवर जरूर था लेकिन वो उसे बहुत मानते थे। तब धामू यहाँ पर सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि दरअसल में चेलप्पा सर उसके पिता है और उसके बारे में किसी को ना मालूम चले इसलिए वो भाग गया था। वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था। ये बताते हुए यहाँ पर धामू को बड़ा दुख हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही मालती माँ उसके पास आती है और उसे एक जोर का चांटा लगाते हुए यहाँ से सीधा घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जेल में हम नंदिनी और बाकी सारी कैदियों को देख पाते हैं। यहाँ पर नंदिनी को उन सब के बारे में सब कुछ धीरे धीरे मालूम चल रहा था कि तभी जेल में ही सिलेंडर के द्वारा एक ब्लास्ट होता है, जो कि उन्हीं लड़कियों ने करवाया था। यहाँ पर नंदिनी सारी चीजें साफ साफ देख पा रही थी कि ये लड़की जो है वो जेल में उत्पात मचा रही है। तभी मुप्पी जो है वो अंदर एक खुफिया कमरे में जाती है और वहां से कुछ कागज वगैरह चुराने लगती है। उसे जो कागज चाहिए था वो उसे मिल तो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वार्डन आ जाती है और उसे पता चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई लड़की तो जरूर छिपी है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाती, यहाँ पर नंदिनी आ जाती है और वो उस वार्डन को अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती है कि अंदर जो है वो बहुत बुरे हालात हैं, इसलिए उसे अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पर नंदिनी मुप्पी से पूछती है कि आखिरकार तुमने क्या कागज चुराया है और आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, जिस पर मुप्पी बताती है कि अभी ये सब कुछ बताने का टाइम नहीं है और यहाँ से वो दोनों ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा हीरो चक्रवर्ती जो है वो टनल के अंदर ही कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह कलेक्ट करता है और यहाँ पर उसे उन 8 लड़कियों के फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं, जो कि पूरी तरह से उन 8 लड़कियों के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे थे। तो वो 8 लड़कियां अंदर आई थी, ये बात तो एकदम तय थी। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर चेलप्पा सर को मारा क्यों, ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। चक्रवर्ती को एक बात और मालूम चलती है कि उन 8 लड़कियों में से एक मुथु नाम की लड़की है और उसके फिंगरप्रिंट 2 बार दिखाई दिए हैं। मतलब कि चक्रवर्ती समझ जाता है कि मुथु जरूर एक बार वापस गई होगी और उसके बाद फिर से वापस आई होगी। शायद जो कुछ भी चेलप्पा सर ने सबके साथ किया था उन सब के लिए यहाँ पर मुथु ने शायद उसे माफ नहीं किया था। तो जब सारी लड़कियां टनल से बाहर चली गई थी तब मुथु अकेली अंदर आई। यहाँ पर मुथु और चेलप्पा सर के बीच में जरूर कुछ न कुछ बात हुई होगी और बाद में चेलप्पा सर ने खुद को गोली मार ली होगी। लेकिन ये देखकर यहाँ पर मुथु जो है वो काफी ज्यादा सदमे में चली गई होगी, इसलिए वो वापस टनल से बाहर नहीं जा पाई और वो उसी अलमारी में कैद हो गई। लेकिन अभी भी सुई वही अटक रही थी कि आखिरकार कुंडी को बाहर से किसने बंद किया था। तो ये एक सुसाइड केस भी बन रहा है, इसलिए यहाँ पर चक्रवर्ती जो है वो डीआईजी सर से बात करने के लिए जाता है और उन्हें सारी चीजें बताता है। लेकिन डीआईजी सर को ऐसा लगता है कि अगर उन 8 लड़कियों ने मारा है तो उन्हीं को फंसाया जाए, बल्कि ये एक सुसाइड केस तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। लेकिन चक्रवर्ती थोड़ा सा टाइम मांग रहा था कि जैसे ही उसे इनके बारे में सब कुछ मालूम चलेगा वो तुरंत ही आपको बताएगा। जिसके बाद हम नंदिनी को देखते हैं जो कि उन्हीं 8 लड़कियों के पास बारी बारी से जाती है और उन्हें सीधा एक कमरे में लेकर आती है।
दरअसल में नंदिनी जो है वो इन सारी लड़कियों को यहाँ पर चक्रवर्ती से मिलाना चाहती है, लेकिन वो लड़कियां कहती है कि हमें किसी से भी नहीं मिलना है, हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं। जब वो लड़की यहाँ से जाने लगती है तो नंदिनी बताती है कि जो तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ है वो मेरे साथ भी हो चुका है, और मैंने ही अपने चाचा की जान भी ली थी क्योंकि वो मेरे साथ शोषण किया करता था। तो तुम्हारी कहानी और मेरी कहानी बिल्कुल सेम है, और चक्रवर्ती जो है वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, इसलिए इसे सब कुछ बता दो। लड़कियां अभी भी थोड़ी कंफ्यूज थी, वो थोड़ी नर्वस भी थी कि आखिरकार चक्रवर्ती को सारी बातें बताना ठीक होगा या फिर नहीं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक लड़की आगे आती है और वो चक्रवर्ती को सब कुछ बताने लगती है, और कहानी जो है वो 10 साल पीछे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम नागम्मा और रवि नाम के कपल को देख पाते हैं। दोनों ही शादीशुदा हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। दोनों के बीच में बहुत प्यार है और दोनों की ही फैमिली नहीं है, इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे को फैमिली बना कर रखा है। एक दूसरे के बिना मतलब वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो रवि का काम जो है वो मछली पकड़ने का है। उसके पास एक बोट भी थी, लेकिन कुछ उधार लेने के चक्कर में उसकी बोट पर कब्जा कर लिया गया है, इसलिए अपनी बोट को बचाने के लिए वो पैसे कमा रहा है ताकि वो अपनी बोट को वापस ला सके, और फिर वो अपनी बीवी नागम्मा के साथ एक अच्छी जिंदगी जिएगा। तभी रवि के पास कुछ लोग आते हैं जो कि रवि से एक काम करवाना चाहते थे। जिन लोगों ने रवि के पास इन लोगों को भेजा था वो लोग उसे ऑनर बुलाते हैं। रात हो चुकी थी और रवि अभी तक वापस नहीं आया था। नागम्मा को अपने पति की टेंशन हो रही थी, इसलिए वो बाहर निकल जाती है उसे देखने के लिए। कि तभी यहाँ पर नागम्मा देखती है कि रवि तो यहाँ पर कुछ 8 लड़कियों को बांध कर एक बोट में लेकर जा रहा है। ये देखकर नागम्मा पूरी तरह से हैरान थी। वो यहाँ पर रवि से कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। रवि बताता है कि अगर मैंने ये छोटा सा काम कर दिया तो हमें हमारी बोट मिल जाएगी और हमें साथ में ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। पर नागम्मा इसके पूरी तरह से खिलाफ थी। वो कह रही थी कि हमें ऐसी बोट नहीं चाहिए कि जिसके बदले में हमें कुछ लड़कियों के साथ बुरा करना पड़े। नागम्मा यहाँ बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तब यहाँ पर रवि जो है वो नागम्मा को एक थप्पड़ मार देता है और नागम्मा बेहोश हो जाती है। जिन लड़कियों को जहाँ पर रखा गया था नागम्मा को वो वहीं पर ले जा लेता है। जब नागम्मा की आंख खुली तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि आखिरकार रवि को उसने क्या समझा था और वो क्या निकला। तभी यहाँ पर ऑनर आता है और वो इन सारी लड़कियों को देखकर चला जाता है और रवि अब इनकी डिलीवरी करने लगा था। थोड़ी देर के बाद ही रवि नागम्मा के पास जाता है और उसके हाथ में जो रस्सी बंधी हुई थी वो उसे खोल देता है। लेकिन नागम्मा उससे कहती है कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई बोट नहीं चाहिए, बस इन लड़कियों को तुम वापस छोड़कर आ जाओ। लेकिन रवि उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। यहाँ पर नागम्मा उससे कहती है कि मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला, और गुस्से में यहाँ पर वो रवि की गर्दन काट देती है। बाद में नागम्मा को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो जिस इंसान को भगवान समझ रही थी वो तो एक दानव निकला, जिस वजह से नागम्मा को बहुत दुख हो रहा था। दूसरी तरफ लोगों को मालूम चल चुका था कि नागम्मा ने रवि को मार दिया है। वो लोग यहाँ पर नागम्मा और रवि को ढूंढने के लिए घर भी आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मालूम चला और उन्हें रवि का वो सर भी मिल गया था। अब पुलिस और वो लोग जो है वो नागम्मा और उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे। नागम्मा उन्हें किसी तरह से छिपा छिपा कर रख रही थी। नागम्मा को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये लड़कियां उन लोगों के हाथ लग गई तो वो लोग इन्हें बेच डालेंगे, इसलिए नागम्मा उन्हें छिपा छिपा कर रख रही थी और उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रही थी। भले उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे वो जगह जगह पर काम करती, पैसे जोड़ती। पर वो लोग अभी भी उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे और नागम्मा जो है वो इन सारी लड़कियों को छिपा कर रखने में कामयाब हो रही थी। नागम्मा उन सभी का ख्याल तो रख रही थी, लेकिन अब बात ये आ रही थी कि उनके पास पैसे नहीं बचे थे और नागम्मा को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। उनके सारे कपड़े भी जो है वो पूरी तरह से फट चुके थे, इसलिए अब उसके पास कोई और काम नहीं था, इसलिए वो धंधे वाली लाइन में चली गई। उन 8 लड़कियों को पालने पोसने के चक्कर में नागम्मा ने अपनी इज्जत को भी बेच डाला ताकि वो अपनी 8 लड़कियों का ख्याल रख सके। जितना प्यार नागम्मा उन 8 लड़कियों से करती है, वो 8 लड़कियां भी नागम्मा से उतना ही प्यार करती है। अब जब फिर से रात को रेड लाइट एरिया में जब नागम्मा जाती है तो वो वहां देखती है कि पुलिस ने वहां रेड मार दी है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है चेलप्पा से, जो कि सारी लड़कियों को बचा रहा था। नागम्मा को पता चल गया था कि चेलप्पा एक वकील है, इसलिए नागम्मा चेलप्पा से मिलने के लिए जाती है और उन्हें वो उन 8 लड़कियों के बारे में बताती है। नागम्मा चेलप्पा को ये भी बताती है कि आखिर ये लोग उन लड़कियों को बेचने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें बचाया और अब उनका हमेशा ख्याल रखेगी, लेकिन उन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर नागम्मा ने चेलप्पा को उन लोगों के बारे में बताया नहीं था कि आखिर वो कौन है।
बस वो कोर्ट में गवाही देने के लिए आ सकती है। तो नागम्मा कोर्ट में गवाही देने के लिए अगले दिन जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले अपनी 8 बच्ची को उसे सही जगह पर छोड़ना था, इसलिए वो उन्हें एक मंदिर के पास छोड़ देती है और उनसे कहती है कि वो शाम को अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से चली जाएगी। और फिर जब नागम्मा कोर्ट के पास पहुंची तो अचानक से 2-3 लोग उसका पीछा करने लगते हैं और अचानक से वो लोग यहाँ पर नागम्मा के ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल में वो लोग उन 8 लड़कियों के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जब नागम्मा ने उन्हें कुछ नहीं बताया तब वो आदमी नागम्मा को बुरी तरह से मार देते हैं। लेकिन मरते वक्त नागम्मा ने यहाँ पर चेलप्पा सर को 8 लड़कियों के बारे में बता दिया था कि वो लड़कियां जो है वो खतरे में है और वो आदमी वहां पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि वो सारी लड़कियां जो है वो मंदिर के पास है। तब चेलप्पा सर को जब ये बात मालूम चली तो चेलप्पा सर ने उन लोगों से फाइट करके इन लड़कियों को बचा लिया था। बाद में चेलप्पा सर यहाँ पर उन 8 लड़कियों को बताते हैं कि दरअसल में नागम्मा को कोर्ट के बाहर ही इन्हें दानवों ने मार दिया है और मैंने नागम्मा से वादा किया था कि मैं तुम लड़कियों को जरूर बचा कर रहूंगा। और फिर तभी हमने देखा था कि चेलप्पा सर जो है वो प्रियमदा मैडम के पास गए थे और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि वो इन 8 लड़कियों को सेफ रख सके, जबकि हमें बताया गया था कि दरअसल में चेलप्पा सर एक दानव है, जबकि वो एक दानव नहीं बल्कि एक देवता है और इन 8 लड़कियों को वो पूरी तरह से सेव कर रहे थे। इसलिए इन सभी को उसने अलग अलग शहर में भेज दिया था और इनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। और जब वो उन्हें अलग अलग शहर में लेकर जा रहा था तब इन 8 लड़कियों के नाम जो है वो यहाँ पर चेलप्पा सर ने देवियों के नाम पर रखे थे। और चेलप्पा सर ने सारी लड़कियों से यह भी कहा था कि आखिर तक अपने दानव का चेहरा जरूर याद रखना। सभी लड़कियों को छोड़ने के बाद सिर्फ एक आखिरी लड़की बची थी और यहाँ पर चेलप्पा सर उससे कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हें एक सबसे शक्तिशाली देवी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है मुथु कुमार और आज से तुम्हारा होगा मुथु नाम। इस तरह से चेलप्पा सर ने उन सारी लड़कियों को बचाया था और वो सचमुच ही दानव नहीं बल्कि देवता है। ये बात जब यहाँ पर चक्रवर्ती सुनता है तो उसे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो भी चेलप्पा सर को बहुत ही अच्छा मानता है और अपने पिता की तरह मानता है और उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि चेलप्पा सर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चक्रवर्ती जानता है कि ये खून तो उन 8 लड़कियों ने तो नहीं किया है, इसलिए वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें जेल से जरूर बाहर निकालूंगा, बस इस केस को मुझे सुसाइड नाम देना होगा। जिसके बाद हम सुंदर और धामू को देख पाते हैं। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि सुंदर को भी पहले से ही मालूम है कि धामू जो है वो उसी के पिता का बेटा है। हालांकि ये बात उसे किसी ने बताई नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो चेलप्पा सर के साथ रहा करता था, उसके कमरे में चेलप्पा सर की फोटो थी और जिस तरह से वो उनकी इज्जत करता था, जिस तरह से वो उनकी तरह बनने की कोशिश करता था, इससे वो पहचान गया था। लेकिन ये बात सुंदर ने किसी को नहीं बताई थी। धीमा यहाँ पर सुंदर को ये भी बताता है कि चेलप्पा सर को भी ये बात नहीं मालूम है कि मैं उनका बेटा हूँ। ये बात सुनकर तो सुंदर भी हैरान था, क्योंकि सुंदर को ऐसा लग रहा था कि पापा को भी मालूम था कि शायद धीमा ही उनका बेटा है, लेकिन अब जब उसे मालूम चला है कि पापा को नहीं मालूम था, इसके बावजूद वो उसके साथ ड्राइवर वाला बर्ताव करते थे, तो उसे बड़ा बुरा लगा कि इतने दिनों तक मैं उनसे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उन्हें पता है कि धीमा उनका बेटा है, इसके बावजूद वो उसके साथ ड्राइवर वाला बर्ताव करते हैं। जिसके बाद हमें कुछ बातें और मालूम चलती है कि दरअसल में चेलप्पा सर जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस को लेकर काफी सीरियस हो चुके थे। वो इन लड़कियों के बारे में पता करने लगे थे और इन सबको पीछे कौन है वो ये भी पता करने लगे थे। उन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़े गिरोह के बारे में मालूम चलता है कि देश के कोने कोने से लोग लड़कियों को लेकर आते हैं और उन्हें देश विदेश भेजते हैं। जिसके बाद चक्रवर्ती भी उस आदमी से मिलता है जिससे कि चेलप्पा सर मिला करते थे और उन्हीं से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में उन्हें बहुत सारा नॉलेज मिला था। यहाँ पर चक्रवर्ती को मालूम चलता है कि लोग देश विदेश इन लड़कियों को यहाँ बोट के सहारे भेजते हैं और एक बार तो ये लोग समुद्र के बीच ही पकड़े गए थे, लेकिन जब हम लोग उनके नजदीक गए तो उन लोगों ने लड़कियों के हाथ पैर में पत्थर बांध कर उन्हें समुद्र में फेंक दिया और जब उनके पास गए तो लड़कियां उनके पास नहीं मिली और अब जब उनके पास सबूत नहीं होते हैं तो हम उन्हें पकड़ भी नहीं पाते हैं। इस तरह से ये लोग बच जाते हैं। तभी इन्हें एक चीमा नाम के आदमी के बारे में मालूम चलता है जो कि इसी तरह के काम करता है और लड़कियों को देश विदेश पहुंचाने का काम करता है, वो भी बोट के द्वारा। चक्रवर्ती को यहाँ पर 2 लड़कियों के बारे में और मालूम चलता है कि 2 लड़कियों को जल्द से जल्द बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले हैं, जिसका काम जो है वो चीमा करने वाला था।
चीमा जो है अपने बेटे के साथ मेले में गया था, लेकिन चक्रवर्ती और उसके सारे पुलिस वालों ने यहाँ पर चीमा को अरेस्ट कर लिया। तो उन दोनों लड़कियों को किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करने से रोकना था। इसलिए चक्रवर्ती डीआईजी सर से परमिशन लेने के लिए जाता है कि हमें बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा की जरूरत है, हमें सारी कार की चेकिंग करनी होगी। लेकिन डीआईजी सर कहते हैं कि फेस्टिवल का टाइम है, वैसे ही हमारे पास बैकअप कम है और तुम यहाँ पर चेकिंग करने की बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब जब डीआईजी सर के पास से मदद नहीं मिल पाई तो यहाँ पर चक्रवर्ती फर्नांडिस की मदद लेने के लिए जाता है कि तुम्हारा ही कोई आदमी होगा जो कि यहाँ से 2 लड़कियों को बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम मुझे जरूर बताना, क्योंकि वो लोग यहीं कहीं से उन दोनों लड़कियों को बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। ये जवाबदारी तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि नंदिनी देखती है कि एक बार फिर से ये सारी लड़कियां उसी जगह पर इकट्ठी हो रही थी। जब नंदिनी वहां पहुंची तो ये लड़कियां नंदिनी को पकड़कर मारने लगती है। नंदिनी उनसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे क्यों मार रही हो, और वो ये भी जानना चाहती है कि आखिरकार कॉटेज में हुआ क्या था। लेकिन यहाँ पर कोई भी लड़की कुछ भी नहीं बता रही थी। वो बोल रही थी कि मैं तुम सभी की मदद करूंगी। तब मुत्तू यहाँ पर अपनी साथ की लड़कियों को बताने लगती है कि चेलप्पा सर ने जो हमारे पास लेटर भेजा था और उसमें जिस लड़की की बात हुई थी वो लड़की दरअसल में नंदिनी ही है। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि चेलप्पा सर ने कुछ समय पहले इन 8 लड़कियों के पास एक लेटर भेजा था, सभी से बातचीत की और उन्हें बताया कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने दानव की शकल को याद रखना है क्योंकि हमें उससे बदला लेना है। और इसी लेटर में चेलप्पा सर ने नंदिनी के केस के बारे में भी डिस्कशन किया था और उन 8 लड़कियों को उन्होंने अपने कॉटेज में बुलाया था रात को 12 बजे। जब रात को 12 बजते ही सारी लड़कियां टनल के द्वारा कॉटेज के अंदर जाने लगी तो उन्हें कुछ जले हुए पेपर दिखाई पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि शायद इसे कोई जला रहा था और यहाँ पर उन्हें एक सीरियल नंबर भी मिला था। जिसके बाद जब वो अंदर गई तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी क्योंकि चेलप्पा सर को किसी ने जान से मार दिया था। ये देखकर सारी लड़कियां बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि वो तो अपने देवता से मिलने के लिए आई थी। चेलप्पा सर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने सुसाइड किया है क्योंकि उनके हाथ में गन भी थी। लेकिन सारी लड़कियां बहुत अच्छे से जानती है कि चेलप्पा सर अगर हमें यहाँ पर मिलने के लिए बुला रहे थे तो वो यहाँ पर खुद की जान तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले थे, मतलब कि उन्हें जरूर किसी ने मार डाला है। मुत्तू कहती है कि इन्हें इस तरह से मारा गया है कि लोगों को लगे कि ये सुसाइड केस है और पुलिस वाले भी इसे सुसाइड केस बोलकर बंद कर देंगे, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये मर्डर लगे। इसलिए हम सारी लड़कियां अलग अलग पुलिस स्टेशन में एक ही वक्त पर पुलिस वालों को सरेंडर करेंगे और सभी को एक ही कहानी बताएंगे। लेकिन बाकी की सारी लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि मुत्तू का दिमाग खराब हो गया है, वो सदमे में चली गई है, इसलिए वो उल्टी सीधी बकवास कर रही है। इसलिए मुत्तू को लेकर वो यहाँ से चली जाती हैं। जब सारी लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं तो थोड़ी देर के बाद ही वापस जो है वो मुत्तू आती है और वो यहाँ पर चेलप्पा सर की डेड बॉडी के सामने बात कर रही थी। वो कहती है कि फेस्टिवल में पहले डांस का प्रोग्राम होता था लेकिन आपको मेरा डांस करना पसंद नहीं था, इसलिए आपने फेस्टिवल में डांस के प्रोग्राम को ही बंद करवा दिया था, जिस वजह से मैंने आपसे 3 दिन तक बात नहीं की थी। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती हूँ। वो यहाँ पर चेलप्पा सर को गले लगाकर रोती है और उनके हाथ से गन छीनकर उसी अलमारी में बैठ जाती है। जब अगले दिन सभी को मालूम चला कि मुत्तू जो है वो पकड़ी गई है तो सारी लड़कियां अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर एक ही बयान दर्ज करवा देती है और सारा का सारा इल्जाम वो सारी लड़कियां अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से सारे पुलिस वाले जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार इन सब ने ऐसा क्यों किया और इसी पुलिस स्टेशन में कैसे आई। तो बात ये है उन्हें यहाँ पर उस सीरियल नंबर के द्वारा उन्हें उनके दानव के बारे में पता चल गया था और वो कोई दानव नहीं बल्कि एक राक्षसी है और उसका नाम है सरोजा। इसी के साथ 6 एपिसोड तो यहीं पर खत्म होते हैं। अब 7th और 8th एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो जेल में सरोजा जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से रहती है, ऐसा लगता है जैसे सरोजा एक समाज सेवक है, जबकि सरोजा ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे एक सबसे बड़ा नाम है। और रवि को जिन लोगों ने हायर किया था और जिसे वो ऑनर बुलाते थे वो कोई और नहीं बल्कि सरोजा ही थी। इसी कारण ये सारी लड़कियां इसी जेल में आई ताकि वो सरोजा से बदला ले सके। सरोजा को इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है,
लेकिन इन लड़कियों को सरोजा के बारे में अब सब कुछ मालूम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मालती माँ से यहाँ पर सुंदर मिलने के लिए आता है और सुंदर अपने साथ धामू को भी लेकर आता है। धामू यहाँ पर मालती माँ और सुंदर को अपनी पहचान के बारे में इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उनकी एक खुशहाल परिवार था और वो उन्हें इस तरह से तोड़ना नहीं चाहता था। बस वो तो उनका एक हिस्सा बनना चाहता था जो कि वो उनका बन भी चुका था। जिसके बाद चक्रवर्ती और मूर्ति फिर से वही कॉटेज पर जाते हैं और वहां जाकर कुछ बात करते हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती मूर्ति से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात कही थी कि जब 10% क्वेश्चन आपसे ना बने तो 90% कर लेना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि 90% भी क्वेश्चन हल हो चुका है और अब सिर्फ 10% बचा है। उस 10% की बात कर ली जाए। वो 10% का क्वेश्चन ये है कि कुंडी को बाहर से किसने लगाया था। उसने इस केस को इतना इन्वेस्टिगेट किया है, उससे उसे ये तो मालूम चल गया है कि कुंडी को पहले तो नहीं लगाएगी, कुंडी को बाद में ही किसी ने लगाई है। जब हम गेट तोड़कर अंदर घुसे तभी उस कुंडी को लगाई गई थी। बात मेरी है तो मैंने तो वो कुंडी नहीं लगाई है। अब सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो हो तुम। इतना कहने पर यहाँ पर मूर्ति जो है वो चक्रवर्ती पर हमला कर देता है। चक्रवर्ती शुरुआत में तो मूर्ति को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन आखिर में मूर्ति यहाँ पर चक्रवर्ती को बुरी तरह से घायल करके यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब चेलप्पा सर को मारा गया था तभी उन्होंने देखा कि अलमारी से किसी की आवाज आ रही है। उन्हें समझ आ गया था कि शायद लड़कियां ही टनल के द्वारा आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर लड़कियां नहीं थी बल्कि मूर्ति था। मूर्ति को इस टनल के बारे में मालूम चल गया था। वो यहाँ पर चेलप्पा सर के पास आया और उनसे कहा, आप जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के पीछे पड़े हैं उसे बीच में ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आप उसके पीछे पड़े रहे तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। चेलप्पा सर कहते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। दरअसल में चेलप्पा सर को बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि इस केस के पीछे कोई और नहीं बल्कि सरोजा है। और चेलप्पा सर को ये बात भी बहुत अच्छे से मालूम चल गई थी कि सरोजा और मूर्ति के बीच में नाजायज संबंध है। सरोजा एमएलए की पत्नी तो थी, लेकिन उसके कारनामे बहुत ही ज्यादा खराब थे। जब सरोजा ने एमएलए को मार दिया तो उसका जेल जाने का वक्त आ गया था, लेकिन वो जल्द ही जेल से छूट भी जाती। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अभी भी जारी रखना था, इसलिए उन्होंने अपने पीछे अपने सबसे खास आदमी मतलब की मूर्ति को छोड़कर चली गई। तो चेलप्पा सर के पास बहुत सारे सबूत थे और उनको इन सब के बारे में सब कुछ मालूम भी चल गया था। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाते, यहाँ पर मूर्ति ने चेलप्पा सर को जान से मार दिया था। चेलप्पा सर को एक गोली मारने के बाद यहाँ पर मूर्ति ने एक गोली उन्हीं के हाथ से ऐसे पड़वाई जैसे कि उन्होंने सुसाइड किया हो, और उस जगह को यहाँ पर मूर्ति ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। उनके पास से जो कुछ भी सबूत मिले थे यहाँ पर मूर्ति ने सब कुछ टनल में जला दिया था, और मूर्ति यहाँ पर सरोजा के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि उसके साथ उसके नाजायज संबंध थे। अब नंदिनी जो है वो सरोजा की उस जगह पर जाती है जहाँ पर कि सरोजा जो है वो टोकरी बनाने का काम करती है। लेकिन तभी नंदिनी ने देखा कि यहाँ पर सरोजा की बहुत सारी औरतें हैं जो कि उन 8 लड़कियों पर हमला करवा कर उन्हें जान से मरवाना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चक्रवर्ती बुरी तरह से घायल तो था, लेकिन तभी यहाँ पर फर्नांडिस आता है और वो बताता है कि जिन 2 लड़कियों की तुम बात कर रहे हो उन्हें बॉर्डर के पास ले जाया जा रहा है और जल्द से जल्द वो लोग बॉर्डर भी क्रॉस कर लेंगे। तब चक्रवर्ती कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस जगह पर जाना होगा और उन लोगों को रोकना भी होगा। दूसरी तरफ जेल में नंदिनी जो है वो उन 8 लड़कियों को अपने पास बुलाती है और उस अड्डे पर ले जाती है। वो उन्हें बताती है कि सरोजा आज तुम्हें जान से मरवाने वाली है, लेकिन यहाँ पर वो लड़कियां कहती है कि इसी दिन का तो हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। वो सारी लड़कियां नंदिनी को उसी जगह पर बंद कर देती है और यहाँ पर सरोजा और उनकी औरतों से सामना करने के लिए उसी जेल के अंदर पहुंच जाती है। तो जिन लड़कियों को बॉर्डर क्रॉस करवानी है ये काम पूरा का पूरा मूर्ति के पास था और मूर्ति ही उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवा कर विदेश भागने वाला था। तो जेल में सरोजा की औरतें जो है वो हड़कंप मचा देती है, सभी लोगों को बुरी तरह से मारने लगती है। लेकिन फिर बाद में सरोजा की उन औरतों का सामना इन 8 लड़कियों से होता है। ये 8 लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो लोग इनसे लड़ने लगती है। लेकिन शुरुआत में तो इन 8 लड़कियों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, ये लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। लेकिन जब जैसे ही फील्ड पर सरोजा आई
तो सभी लोग गुस्से में आ गई। उनका खून उबलने लगा और अब तो वो किसी से भी नहीं डरने वाली थी। जैसे ही उन लोगों ने सरोजा को देखा तो उनके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आ गई, उनके अंदर एक अलग तरह का जोश आ गया और फिर वो लोग इन सभी औरतों को बुरी तरह से मारने लगी। लेकिन सरोजा भी कुछ कम नहीं थी, वो भी बहुत ही खतरनाक है। वो अकेले ही इन 8 लड़कियों के ऊपर भारी पड़ रही थी, वो उन्हें बुरी तरह से मारने लगी थी। लेकिन जब उन्हें आखिर में गुस्सा आया तो ये 8 लड़कियां सरोजा को बुरी तरह से पीटने लगी। ये समझ लीजिए कि उसे तो उन्होंने फुटबॉल बना दिया था। दूसरी तरफ चक्रवर्ती जो है वो यहाँ पर मूर्ति का पीछा करते करते उनकी बोट तक पहुंच चुका था। लेकिन ये स्मगलर हमेशा से यही करते हैं, जैसे ही पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखते हैं तो ये लोग लड़कियों के पैर में पत्थर डालकर उन्हें समुंदर में फेंक देते हैं ताकि इन्हें कोई सबूत ना मिले और ये लोग बाइज्जत बरी हो जाए। इस बार भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। इस बार भी इन लोगों ने उन दोनों लड़कियों के पैर में पत्थर बांधे और उन्हें समुंदर में फेंक दिया था। वहां दूसरी तरफ जेल में नंदिनी किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लाती है और यहाँ पर सीधा उन 8 लड़कियों के पास पहुंचती है जो कि सरोजा को बुरी तरह से पेल रही थी। यहाँ पर नंदिनी उन 8 लड़कियों को रोकने की खूब कोशिश करती है और सरोजा को किसी तरह से उस पिंजरे से बाहर भी निकाल देती है। और यहाँ पर नंदिनी रोते हुए उन सारी लड़कियों से कह रही थी कि जो गलती मैंने की है वो गलती कभी भी मत करना। मैंने भी अपने दानव को जान से मार दिया था, मैंने मार तो दिया था, लेकिन आज तक मुझे कभी भी चैन की नींद नहीं आई है। इसलिए जो गलती मैंने की है वो गलती तुम बिल्कुल भी ना करो। नंदिनी यहाँ पर उन सभी को बहुत समझाती है कि उसने जो गलती की थी उस गलती की वजह से उसे आज तक पछताना पड़ रहा है। वो आज तक चैन की नींद नहीं ले पाई है। मुझे मालूम है कि जो मैंने किया था वो सही किया था, लेकिन उसका कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था जो मैंने नहीं अपनाया। लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर मौका है, तुम अपने आप को बचा सकती हो। जिसको सजा मिलनी चाहिए उसे जरूर सजा मिलेगी। यहाँ पर नंदिनी की बातें जो है वो उन्हें हिट कर जाती है और वो सभी लोग नंदिनी को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चक्रवर्ती ने उन दोनों लड़कियों को भी पानी से डूबने से बचा लिया था। अब कुछ समय के बाद इन लड़कियों को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि चेलप्पसर को मारने के पीछे लड़कियों का हाथ नहीं बल्कि मूर्ति का है, जिसे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। लेकिन सारी लड़कियों को भी ये बात समझ आ गई थी कि नंदिनी ने उनकी जिंदगी खराब होने से उन्हें बचा लिया है। और फिर कुछ समय के बाद नंदिनी का केस भी कोर्ट में लग जाता है, जहाँ कोर्ट नंदिनी को बेगुनाह मानता है और उसे बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन जिस रिवॉल्वर से नंदिनी ने गुनाह को मारा था वो रिवॉल्वर चक्रवर्ती की थी। चक्रवर्ती ने उस रिवॉल्वर को ठीक से नहीं रखा था, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर आखिर में हम देखते हैं चक्रवर्ती के साथ नंदिनी को। नंदिनी यहाँ पर चक्रवर्ती से कहती है कि मैंने भी गुनाह को मारा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी गलत हूँ। लेकिन चक्रवर्ती उसे समझाता है, ये जो तुमने काम किया है ये काम वैसे तो पुलिस का है, लेकिन अगर ये सब कुछ किसी और के साथ भी हो रहा होता तब भी वो लोग यही करते, और वैसे भी तुमने तो पुलिस का काम किया है, मतलब कि तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया है। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।